चीजें हम आपको अभी बताएंगे, प्लीज नोट इट डाउन और हर एक चीज के ऊपर फोकस कीजिए ताकि हम अच्छे से इस कंडीशंस को भी समझ पाए और हम अच्छे से चीजों को एक सॉल्यूशन भी हम दे सके और सही तरीके से चीजों को हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, इंट्रोडक्शन एंड ऑल एवरीबडी नोज, फिर भी मैं हूँ प्रणाली दाते, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। मेरे साथ आज है सुविधि पांडे, वो भी है हमारे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। बेसिकली आई कवर वेस्ट जोन ऑफ इंडिया एंड शी कवर नॉर्थ जोन ऑफ इंडिया। सो वी बोथ आर ट्रेनर्स। आई नो कि सबको पता ही होंगे, हम दोनों के चेहरे आपने देख रखे होंगे बिकॉज हमने बहुत बार जॉइंट ट्रेनिंग की है। सो ये ट्रेनिंग जो आज करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हम थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट यहाँ पे आज जो है मैं कवर करूंगी और सॉल्यूशन पार्ट जो है सुविधि मैम कवर करेंगे। सो हम पहले जो है टेक्निकल पार्ट के तरफ जाते हैं बिकॉज चीजें सॉल्यूशन तो हमें यूज करना ही है रेगुलर बेसिस पे, बट उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें पता भी होना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर क्या चेंजेस होते हैं और कैसे हमारे शरीर को हमें मेंटेन करके रखना है। अब पहली बात तो कोरोना के रिलेटेड एक जो चीज हमें पता होनी चाहिए कि इस कंडीशन में हमें घबराना नहीं है। अगर घबराओगे तो वो कंडीशन रहेगी, नहीं घबराओगे तो वो कंडीशन चली जाएगी। तो बीमार तो सबको पड़ना ही है एक ना एक दिन, तो हमें मेंटली पहले प्रिपरेशन करनी है। देखो कोविड आ गया है, कोविड किसी को भी कभी भी हो सकता है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट कि कब होगा कैसे होगा। हमें दिमाग में यही रख के चलना है कि हमें कोविड हो चुका है और हमें वैसे प्रिकॉशंस लेनी है, तब जाके हम इस बैटल को सही तरीके से जो है वो फाइट कर सकेंगे। अब पहली चीज आती है, जब कोविड के रिगार्डिंग बात करते हैं, कोविड हमारे जो कोरोना के रिलेटेड बात करते हैं कि पहला है टेस्ट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड हुआ है। तो उसके लिए कौन सी टेस्ट अवेलेबल है, तो उसमें टोटल 3 स्टेप्स आती है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। पहली जो स्टेप होती है वो है रैंडम एंटीजन, कि नॉर्मली एक लैंसेट के ऊपर हमारे नासोफैरिंजियल नाक से सैंपल्स लिए जाते हैं और वो टेस्ट किए जाते हैं विद इन 30 मिनट्स। आधे घंटे के अंदर ही उसको आपको रिजल्ट जो है आ जाता है और समझ जाते हैं कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो पहली जो टेस्ट आती है रैंडम एंटीजन टेस्ट। तो अब मैं जो टेस्ट के नाम बता रही हूँ, प्लीज नोट दिस पॉइंट सो दैट आप सही तरीके से चीजों को समझ पाओगे। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है रैंडम एंटीजन टेस्ट, जहाँ पे स्वैप सैम्पलिंग होती है और नासोफैरिंजियल रीजन से और वो टेस्टिंग की जाती है। सेकेंड जो स्टेप होती है वो है आरटी-पीसीआर टेस्ट। सेकेंड जो होती है आरटी-पीसीआर टेस्ट। तो ये आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है ये सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो फर्स्ट आपने रैंडम एंटीजन कर दी, इसमें अगर आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आता है तो सेकेंड आरटी-पीसीआर ये आपको बताएगा कि कितना वायरल लोड आपके बॉडी के अंदर है। तो ये तो कंफर्म हो ही गया है जब आप रैंडम एंटीजन कराते हो दैट यू आर कोविड पेशेंट और नॉट, येस और नो के लिए पहली जो है टेस्ट की जाती है। सेकेंड स्टेप जो की जाती है वो इसके लिए कि कंफर्मेशन के लिए और कितने मात्रा में कोविड आपकी बॉडी में फैला हुआ है ये बताने के लिए। तीसरी जो स्टेज की जाती है वो है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन इसलिए किया जाता है कि क्या वो इन्फेक्शन आपके गले तक है कि वो लंग्स तक भी पहुंच गया है, ये देखने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। अब ये टोटल 3 टेस्ट जो है नॉर्मली एक कोविड पेशेंट की जाती है बेसिस ऑन देयर सिवियरिटी। अब इसमें प्रेडिक्शन क्या क्या हो सकता है, तो पहला प्रेडिक्शन है कि मैंने मेरी एंटीजन टेस्ट कराई वो नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि मुझे कोविड नहीं है या कोविड है, राइट। अगर आपकी एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आती है विल रिक्वेस्ट यू गो फॉर आरटी-पीसीआर, बिकॉज कभी कभी ऐसे होता है कि एंटीजन टेस्ट आपके कोविड को डिटेक्ट नहीं कर पाती, तो फॉर रिकन्फर्मेशन आपको आरटी-पीसीआर कराना जरूरी है। और इन केस अगर आरटी-पीसीआर भी आपका नेगेटिव आता है, बट इन दैट यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझना है कि अगर आपकी एंटीजन भी नेगेटिव है, आपकी आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव है, बट देन ऑल्सो आपको अगर कोई फीवर है, आपको अगर कफ है, कोल्ड है, देन गो फॉर सीटी स्कैन, अदरवाइज सीटी स्कैन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी है कि अगर आपकी एंटीजन भी नेगेटिव है, आरटी-पीसीआर भी नेगेटिव है, बट फिर भी आपको फीवर है, कोल्ड है, कफ है, गले में खराश हो रही है,
तो ये चीजों को समझने के लिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन माइट भी आपके लंग्स के अंदर ज्यादा चला गया होगा, गले तक नहीं होगा, नाक में नहीं होगा, इसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा होगा, या सम टाइम ऐसे हो सकता है कि टेस्ट में भी कुछ एरर आ सकते हैं, राइट। तो रिकन्फर्मेशन के लिए थर्ड एंड फाइनल स्टेज होती है सीटी स्कैन की। अब ये होगी हमारी कोविड की टेस्ट। अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि वो है कि जब आप सिम्टोमेटिक होते हो, मतलब जैसे कि अगर मैं पर्सन हूँ, मुझे सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और अगर हमें डॉक्टर ने होम आइसोलेशन के लिए बोला है तो हमें क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है आपका फीवर। आपका जो बुखार है पहले तो 3 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका बुखार 3 दिन से ज्यादा है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन होना इज वेरी मस्ट। बुखार की जो रेंज है वो होनी चाहिए 101 एंड 102, 101 एंड 102 के आगे। अगर आपका बुखार कंटिन्यूअस 3 दिन तक है तो ये क्रिटिकल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा, सर्दी एंड जुकाम और खांसी। अगर आपको बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और वो लॉन्ग टर्म तक जा रही है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन भी हमने मैम कफ सिरप भी लिए है, मेडिसिन भी लिए है, फिर भी हमें खांसी है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगर आपको थोड़ा बहुत ऐसे होता है कि दिन में एक आध बार खांसी आ जाती है, ठसका आ जाता है, देन दैट इज नॉट अ वरी कंडीशन। बट अगर आपके 3 दिन बहुत ज्यादा खांसी है, और यहाँ पे ये कंसिडर मत कीजिए कि गीली खांसी होगी, कोरोना पेशेंट की खांसी सूखी होती है, तो उनको सूखी खांसी आती है, तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है लूज मोशंस, क्योंकि होता क्या है कि वो जो कोरोना वायरस है वो नाक से फिर आपके गले से लेके आपके लंग्स तक जाता है, और माइट भी वो आपके पेट में भी जा सकता है। तो अगर आपके पेट की एसिडिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत आपको लूज मोशन होने के चांसेस है। बट अगर आपका बॉडी पीएच बैलेंस होगा तो वो एसिड में ही आपका जो कोविड वायरस है वो मर जाता है, तो इसमें फिर घबराने की बात नहीं है। बट यहाँ पे एक जो चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है कि इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम लूज मोशन, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबके पास घर में ऑक्सीमीटर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो उनका एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे में उनकी ऑक्सीजन लेवल आपको चेक करनी है। अगर आपके ऑक्सीजन लेवल 95, 96, 95 से लेके 100 के बीच में है, देन इट इज फाइन, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बट अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 94 या 93 भी हो जाती है, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत यहाँ पे लग सकती है, क्योंकि फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे 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 ऑक्सीजन ड्रॉप आउट होने लगता है और कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो उस चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपके सबके घर में ऑक्सीमीटर होना इज वेरी वेरी इसेंशियल, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को जो है वो ध्यान रख सको। अब जब आप ऑक्सीमीटर देखते हो ना, उसमें 2 रीडिंग आती है। राइट साइड में आएगी आपकी ऑक्सीजन की रीडिंग, लेफ्ट साइड में आएगी आपकी पीआर वैल्यू, दैट इज पल्स रेट। आपका जो पल्स रेट है अगर 130 है और 130 से ज्यादा है, तो तुरंत डॉक्टर कंसल्टेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस रीडिंग को आप नोट डाउन कीजिए, बिकॉज यहीं पे हम गलती कर देते हैं, हमें ये चीजें समझ में आती नहीं है और फिर हम सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं। तो 2 चीजें हैं इसमें, दैट इज योर SpO2 वैल्यू एंड सेकेंड इज योर पल्स रेट। तो SpO2 वैल्यू जो है वो 94 से नीचे नहीं होना चाहिए, एंड अगर आपका पल्स रेट 130 एंड 130 से ऊपर है, तो तुरंत ये दोनों कंडीशन में आपको जो है डॉक्टर कंसल्टेशन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद होती है ब्रीदिंग प्रॉब्लम। मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपको डे 1 से नहीं होगा, पहले आपको फीवर आएगा, देन कफ, कोल्ड, खांसी, और ये इन्फेक्शन को अगर आपने ट्रीट नहीं किया और ये कंडीशन सीवियर हो गई, तो तीसरे दिन से या चौथे दिन से आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ। अब इस कंडीशन में तो हम तुरंत हॉस्पिटलाइज जाते ही जाते हैं और जाना ही है, तो हम वैसे रुकते नहीं है। बट मैं ये कंडीशंस की आपकी सीवियरिटी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो सिम्टम्स है ना, यही आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर आपने ये पहले प्राइमरी सिम्टम्स को कवर अप नहीं किया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होगी। तो वहां पे भी तुरंत
फिर यहाँ पे क्या होता है कि 3 स्टेज चलते हैं पेशेंट के। आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं नॉर्मल वार्ड में होते हैं, कुछ पेशेंट जो होते हैं थोड़े स्पेशल वार्ड में होते हैं, और कुछ क्रिटिकल लेवल पे पेशेंट जो होते हैं वो आईसीयू या आईसीसीयू में चले जाते हैं। तो अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो पेशेंट को तुरंत इमीडिएट बेसिस पे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ता है, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई देना जरूरी हो जाता है। बट अगर आपने फीवर के केस में डॉक्टर से कंसल्ट कर दिया, तभी आपको पता चल गया कि अगर आप कोविड पेशेंट हो तो आपको तभी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करके 5-6 दिन की ट्रीटमेंट देके आप जल्दी घर आ सकते हो। जितना आप वेट करोगे उतनी कंडीशन सीवियर होगी और फिर बेड मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब आज जो हालत आप देख रहे हो लोगों की कि मैम बेड नहीं मिल रहे हैं, बेड आपको आईसीयू बेड नहीं मिल रहा है। नॉर्मल बेड तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, आईसीयू बेड नहीं मिलते, क्योंकि हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि आज बुखार है चलो मेडिसिन खाली, वेट करते हैं, थोड़ा सा SpO2 चेक नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं। कंडीशन बढ़ना शुरू हो जाती है, तीसरे दिन से फिर कोविड बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने लगता है। तो इस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है, अदरवाइज ये कंडीशन बढ़ सकती है। इसी के साथ एक चीज होती है, वो है CRP वैल्यू, सी रिएक्टिव प्रोटीन। इस CRP वैल्यू के ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना जरूरी है। अब ये CRP वैल्यू आपको ये नहीं बताएगी कि आप कोविड पेशेंट हो या नहीं हो, बट CRP वैल्यू आपके बॉडी के अंदर का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन बताती है। तो अगर आप कोविड पेशेंट हो और अगर आपकी CRP वैल्यू ज्यादा आई है, जो आइडियली होनी चाहिए 0 से लेके 6 के बीच में, बट अगर आपकी 6 से ज्यादा है और अगर आप कोविड पेशेंट भी हो, तो इस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एटलीस्ट डॉक्टर कंसल्टेशन, डॉक्टर मॉनिटरिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये है कि कोविड का इन्फेक्शन आपके बॉडी के अंदर ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस है। बट अगर आप कोविड पेशेंट नहीं हो बट फिर भी आपकी सी रिएक्टिव ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि टाइफाइड है, मलेरिया है, टीबी है, एनी टाइप ऑफ अदर इन्फेक्शन। तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि वो कोविड ही हो, बट यहाँ पे अगर आप कोविड पेशेंट हो और आपकी सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा है, तो देयर आर चांसेस की कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो उस चीज के ऊपर आपको जो है थोड़ा फोकस करना है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपको सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देना है, आई होप आपको वो समझ में आ रहा होगा, तो वो चीजों को ध्यान में रखना है। दूसरी जो चीज होती है कि टेस्ट, अगर आपको लगता है कि बुखार आ रहा है, कोल्ड एंड कफ हो रहा है, वेट मत कीजिए, तुरंत कोविड के टेस्ट कीजिए। इसमें आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है, करोगे तो बेटर ही है, बहुत ही अच्छी जरूरत है। बट आपको थोड़ा भी चेंजेस लगे या अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई कोविड पेशेंट था और हम उसके कांटेक्ट में हैं, तुरंत उस टाइम पे भी कोविड की टेस्ट होना जरूरी है। देखो, जितना अर्ली उसके बारे में पता करोगे ना कोविड के बारे में, उतना उसको ट्रीटमेंट देने के लिए इजी होगा और फिर उसका रिकवरी रेट फास्ट होता है। तो पहला सिम्टम्स के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर आप किसी भी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में हो तो तुरंत आप खुद की भी एंटीजन टेस्ट एंड RT-PCR टेस्ट दोनों भी कीजिए। दो आपको जो है कि सिम्टम्स है या ना है, बट करना इज वेरी इसेंशियल, ताकि दिमाग से जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो रिलीज हो जाए। तीसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि मान लो आपको बुखार है, कोल्ड है, कफ है, खांसी भी बहुत आ रही है, पर मैम हमने एंटीजन टेस्ट भी करा ली, हमने एंटीजन RT-PCR भी करा दी, पर दोनों टेस्ट हमारी नेगेटिव आ रही है। तो इसमें ऐसे नहीं है कि आपको कोविड नहीं है, इसमें मतलब ये होता है कि आपके बॉडी का कोविड जो है वो दोनों टेस्ट ने डिटेक्ट नहीं किया है। सो फॉर रिकन्फर्मेशन गो फॉर CT स्कैन ऑफ योर चेस्ट, क्योंकि जब दोनों टेस्ट फेल होती है तो तीसरी कंफर्मेटरी टेस्ट होती है CT स्कैन, तो उसमें आपको ध्यान देना है। बट उसकी तरफ तभी जाइए जब आपको सिम्टम्स है। दूसरी केस इसमें ये होती है कि मैम हमने कोविड पेशेंट हम हैं, ट्रीटमेंट हम सारी ले रहे हैं, मेडिसिन भी खा रहे हैं, बट कोई उसकी जो है रिजल्ट अभी तक उतने लेवल पे नहीं मिल रहा है, तो चौथे दिन पे ही आपको CT स्कैन करवाना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर सिम्टम्स बहुत सीवियर होते जा रहे हैं, अगर हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है तीसरे या चौथे दिन भी आफ्टर ट्रीटमेंट, तो प्लीज CT स्कैन की तरफ जाइए। CT स्कैन ऑफ चेस्ट इसमें किया जाता है। अब यहाँ पे CT स्कैन जब होता है ना, तो CT स्कैन को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो एक छोटा सा मैं ओवरव्यू आपको देती हूँ कि CT स्कैन को कैसे पढ़ा जाता है। तो CT स्कैन में पहला होता है कोरैट स्कोर, पहला होता है। अब ये थोड़ा टेक्निकल होगा, बट प्लीज इसको सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला है कोरैट स्कोर।
अब कोरैट स्कोर में जो रेंज होती है वो है 1 to 6, इसकी जो स्केल है वो है 1 से लेके 6 तक। अगर आपका स्कोर 6 है, आपका 6 अगर स्कोर आया है कोरैट स्कोर सीटी स्कैन में, इट मीन्स यू आर प्रूवन पॉजिटिव, मतलब आप कोरोना पॉजिटिव हो, राइट। अगर आपका स्कोर 4 से लेके 5 के बीच में आता है, मतलब यू आर पॉजिटिव पेशेंट, मतलब मे और मे नॉट। यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आप बिल्कुल ही कोरोना पॉजिटिव है, बट मे और मे नॉट। अगर आपकी आरटीपीसीआर भी फिर पॉजिटिव आती है, रैंडम एंटीजन भी पॉजिटिव है, देन यू आर अ कोविड पेशेंट। अगर आपका स्कोर जो है 3 आता है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है या ना हो सकता है। अब वो इन्फेक्शन कोविड का ही हो ये कंफर्मेशन नहीं है, या इतना जरूरी नहीं है कि वो कोविड का ही हो, वो कोई अदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। 2 अगर आपका स्कोर आता है, इसका मतलब है आपको कोई टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है या अदर कोई वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर आपका स्कोर 1 है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इट इज नॉर्मल सीटी स्कैन। तो यहाँ पे आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो इसलिए सीटी स्कैन करना जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि आपकी लंग इन्वॉल्वमेंट कितनी है इस कोविड की कंडीशन में। तो सीटी स्कैन इज बेसिकली फॉर योर लंग इन्वॉल्वमेंट, कि आपका लंग कितना इन्वॉल्व है आपके कोविड के कंडीशन में। इसमें दूसरा एक स्कोर आता है, दैट इज सीटी सीवियरिटी स्कोर। अब इसमें भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर जो है 0 से 9 तक है, अगर आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर 0 से 9 तक है तो ये इन्फेक्शन माइल्ड है, तो इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है। ट्रीटमेंट हॉस्पिटलाइजेशन लेके आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर आपका स्कोर जो है 9 से लेके 16 के बीच में है, अगर आपका स्कोर सीटी सीवियरिटी स्कोर अगर आपका 9 से लेके 16 के बीच में है, देन इट इज अ मॉडरेट इन्फेक्शन। यहाँ पे एक तो कंपल्सरी हॉस्पिटलाइजेशन होना इज वेरी नेसेसरी। और अगर आपका सीटी सीवियरिटी स्कोर 16 से लेके 25 के बीच में है तो ये क्रिटिकल कंडीशन है। तो यहाँ पे वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी मच नीडेड, और बहुत ही ज्यादा ध्यान वहां पे आपको देना पड़ता है। तो ये 2 स्कोर होते हैं नॉर्मली, एक है कोरैट स्कोर और दूसरा है सीटी सीवियरिटी स्कोर। तो उस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया जाता है कि कोविड के कंडीशन में आपकी लंग इन्वॉल्वमेंट कितनी है। अब ये होगी सीटी स्कैन। अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी और एक क्रिएट होती है कि मैम हमने एंटीजन कराई, हमारा पॉजिटिव है, हमने आरटीपीसीआर भी कराई, वो भी पॉजिटिव है, बट जब हम सीटी कराते हैं तो हमारी वो पॉजिटिव नहीं आ रही, मतलब हमारा स्कोर नॉर्मल आ रहा है। तो क्या यहाँ पे कोविड कंडीशन है या नहीं है? तो यस, यहाँ पे कोविड की कंडीशन है, बट वो जो वायरस है वो आपके गले तक है। अभी तक आपका लंग जो है वो उस वायरस में जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि वहां पे सीवियरिटी लेवल जो है वो बहुत कम है। तो अगर आप बेसिक ट्रीटमेंट लेते हो, प्रिकॉशंस लेते हो, मेडिकेशंस लेते हो, तो मे बी आपके गले तक और आपके जो नाक के अंदर वायरस है वहीं पे खत्म हो जाए और आप कोविड से रिकवर होने के चांसेस और ज्यादा अच्छे से बढ़ जाते हैं। तो ये जो थी ये टेक्निकल पार्ट्स आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। अब कोविड जो है ना वो डायरेक्टली लंग्स के अंदर नहीं जाता, यहाँ से जाएगा, फिर धीरे 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 करके वो नीचे आएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी हम ये देखेंगे कि अगर आपने यहाँ पे सिम्टम्स और यहाँ की सिम्टम्स को, गले के और नाक के सिम्टम्स को अगर आपने इग्नोर किया तो वो धीरे कहाँ ट्रैवल करेगा, आपके लंग्स में करेगा, और तब कंडीशन क्रिटिकल होती है। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जिनको भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अस्थमा जो पेशेंट है, जिनको सांस लेने में वैसे ही तकलीफ होती है, या टीबी के पेशेंट है, इनको थोड़ा ज्यादा सीवियरली और ज्यादा सीरियसली चीजों के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये लंग इन्वॉल्वमेंट इस कंडीशन में इजीली हो सकती है कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। बट फिर भी अगर आज आपको खांसी आ रही है, पूरे दिन आप खांस रहे हो, पूरे दिन अगर आपको जुकाम है, फीवर है, पहले ही दिन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, पहले दिन से मेडिकेशन स्टार्ट कीजिए, तब आपका कोविड 6 से 7 दिन में रिकवर हो जाएगा। बट इफ यू आर वेटिंग फॉर लाइक मैम 3 दिन से खांसी है, 3 दिन से बुखार है, कॉफ है, कोल्ड है, हमने कुछ नहीं किया, फिर ये कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। तो 1 से 3 दिन, ये जो पहले 3 दिन है ना, इसमें आपकी बॉडी की एनालिसिस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर इसमें आपकी टेस्टिंग होना चाहिए, आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट। देन आपकी जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं जैसे कि डी डाइमर टेस्ट है, सी रिएक्टिव टेस्ट है, ये फटाफट होना बहुत जरूरी है ताकि हम एनालाइज कर सके कि कंडीशन की सीवियरिटी कितनी है, ताकि हम उसके ऊपर जो है वो सॉल्यूशन दे सके। अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि कोरोना की एंट्री कहाँ से हो रही है, आपके नाक से और आपके मुंह से हो रही है। तो हमें क्या करना है, प्रिकॉशंस भी वहां से शुरुआत करनी है। तो अभी हमें सुविधि मैम ये बताएंगे कि जो हमने अभी टेक्निकल पार्ट देखा है कि उसको कैसे हम सॉल्यूशन देंगे और कैसे सप्लीमेंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सिर्फ खाने के मतलब खा लेते हैं सप्लीमेंट्स, पर सप्लीमेंट हमें अदर वे में भी यूज करनी है और उसका रूटीन कैसे होगा वहाँ के उसके बारे में अभी हमें सुविधि मैम गाइड करेंगी। सो वेलकम सुविधि मैम। थैंक यू सो मच प्रणाली मैम फॉर द वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आप सभी को बहुत सारी चीजें समझ में आई हूँ, पता चली हूँ कि कैसे कैसे कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, कौन टेस्ट किस समय कौन से दिन ऑफ इन्फेक्शन पे बहुत ज्यादा जरूरी है कराना, एंड थोड़ा बहुत आपने समझाओ कि टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। आई ऑब्वियसली नो कि पहली बार में ये सब कुछ समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए हम ये रिपीट सेशंस करते रहेंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो चैट बॉक्स में मैसेज कर रहे हैं कि देयर फ्रेंड्स आर नॉट एबल टू ज्वाइन, तो आप लोग डोंट वरी, ये मीटिंग का रिपीट सेशन होता रहेगा, हम थोड़ी बहुत बातें आगे भी करते रहेंगे। तो अभी मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कोविड प्रॉब्लम है उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन कहाँ है। हम पिछले एक साल से बहुत सारी चीजों के बारे में सुन रहे हैं, एंड अगर बहुत छोटी चीज से आप रिलेट करने की कोशिश करें तो बहुत नेचुरल चीज है। एक साल में हमारे शरीर में बहुत परिवर्तन आ जाता है। एक साल में अगर हम बात करें, बच्चे एक क्लास आगे चले जाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी एक 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है, तो हर चीज में आप काफी बदलाव देखते हैं। एंड सिमिलरली आपका जो ये कोविड वायरस है इसने भी अपने आप को बहुत ज्यादा बदल लिया है। तो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो कहाँ है? पहले जो साइट ऑफ इन्फेक्शन था वो था आपका थ्रोट। अभी जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो है आपका पैरानेजल साइनस, यानी नाक के जस्ट पीछे जो पैरानेजल साइनस का एरिया है वहां पे होता है, जो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? कई बार ऐसा भी आपने सिचुएशन देखा होगा कि लोगों ने टेस्ट कराया है, जैसे प्रणाली मैम ने बताया कि लेट्स से किसी ने एंटीजन टेस्ट कराया है या आरटीपीसीआर टेस्ट कराया है और टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, राइट, बट सिम्टम्स पूरे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग को पहले से ही इन्फेक्शन हो गया हो, लेकिन सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन 3 या 4 दिन बाद ज्यादा बढ़ गई हो, खांसी सर्दी ज्यादा आपके 3-4 दिन बाद हो गई हो, क्योंकि ये जो वायरस है ये लोकलाइज कर रहा है इस एरिया में, राइट, और एटलीस्ट 3 दिन तक। तो हमें सबसे पहले समझना है कि साइट ऑफ इन्फेक्शन गला नहीं, आपका पेरानेजल साइनस, आपके नाक के पीछे वाला एरिया बन चुका है, राइट। अब जो थोड़ा बहुत हमें अंडरस्टैंड करना है चीजें वो ये है कि बहुत तेजी से आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से इन्फेक्शन हो रहा है, राइट। तो ये जो न्यू वायरस है, ये जो स्ट्रेन है वो जल्दी तो फैल रहा है, बट अभी भी अगर आप कंपेयर करेंगे फेटालिटी रेट, फेटालिटी परसेंटेज, तो जो डेथ हो रही है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा तादाद में लोगों को हो रहा है, इसीलिए डेथ रेट ज्यादा है। लेकिन पहले क्या हुआ था, कम लोगों को हो रहा था फिर भी डेथ रेट ज्यादा था। अभी क्या हो रहा है, ज्यादा लोगों को हो रहा है लेकिन एज कंपेयर डेथ रेट कम है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे आपको ध्यान देना है, पहले उन लोग को हो रहा था जिनको डायबिटीज था, कोलेस्ट्रॉल था, थायराइड था, कोई ना कोई बॉडी में अंडरलाइन कंडीशन थी। अभी किसको हो रहा है, अभी ये यूथ को भी बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है। तो हम लोगों ने एक जो गलती कर दी है, या हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा लिबरल हो जाते हैं कि काढ़ा पी रहे थे, इम्यूनिटी के सप्लीमेंट्स खा रहे थे, सैनिटाइज कर रहे थे, हर कुछ बाहर नहीं जा रहे थे, पर ये हमने कब तक किया, सितंबर या मैक्सिमम अक्टूबर तक। आपको ये समझना है बदलाव कहाँ आया, दिक्कत कहाँ शुरू हुई। बहुत सारे जो वायरस है वो वायरस सेम नहीं रहा, पूरे साल में आपका वायरस चेंज होता गया, म्यूटेट होता गया, राइट। तो जब हम बहुत रिलैक्स हो गए,
सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद एक और स्ट्रेन आया जब हमारे पास न्यूज आई थी कि यूके से कोई स्ट्रेन आ रहा है इंडिया में, कोई 2-3 लोग आ गए हैं जिनके बॉडी में ये स्ट्रेन था। उसके बाद फिर से एक और स्ट्रेन हमें सुनाई दिया कि अफ्रीका में एक स्ट्रेन था। फिर एक स्ट्रेन के बारे में हमें सुनाई दिया जो कि यूएस में था, P1 स्ट्रेन। और अभी करेंटली जो B1427 और B1429 स्ट्रेन है जो कि फरवरी 2021 में डिटेक्ट हुआ है, मार्च 2021 में डिटेक्ट हुआ है, ये आपके शरीर में पहुंच के हाईली लीथल इफेक्ट कर रहे हैं। तो पहले जो हम कर रहे थे 1 साल पहले, वही करने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारा ऑल्टरेशन करना है। पहले हम क्या कर रहे थे, बस बाहर ज्यादातर नहीं निकल रहे थे, घर में बैठ के अपना हाथ पैर सैनिटाइज कर रहे थे, बाहर से सामान आ रहा था घर में लाके उसको वॉश कर ले रहे थे और बाकी प्रक्रियाएं सेम थी। बट अभी आपको अपनी इम्यूनिटी पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, भाप लीजिए। दिन में 2 से 3 बार भाप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक गले में इन्फेक्शन नहीं है। आप गर्म पानी सुबह पी रहे हो, पीते रहिए, लेकिन साथ में 6 से 8 घंटे के बीच में अगर आप भाप नहीं ले रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या होगी, ये जो पैरानेजल साइनस, इस एरिया में आपका जो वायरस है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा और आपको इन्फेक्ट करेगा। क्योंकि 50 डिग्री पे क्या होता है, वायरस जो होता है वो वीक बन जाता है। 60 डिग्री पे वायरस इतना वीक हो जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी उससे फाइट कर लेगी। 70 डिग्री पे वायरस कोई काम नहीं करेगा। तो स्टीम लेते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानी भी पीजिए तो गुनगुना पानी बस मत पीजिए, कोसा पानी मत पीजिए, थोड़ा सुबह के टाइम में गर्म पानी पीजिए जिसमें से हल्का स्टीम आए, ताकि आपके इंटरनली आपके सिस्टम में थोड़ा सा भाप पहुंचे, राइट। तो 6 to 8 आवर्स सुबह दोपहर शाम रूटीन बना लीजिए कि स्टीम लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ क्या प्रॉब्लम आई है कोविड के केस में, क्लॉट एंड कोविड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये वाला समय बहुत मुश्किल क्यों हो गया, ये वाला स्ट्रेन बहुत प्रॉब्लमैटिक क्यों है, क्योंकि इस बार आपके जो लंग्स है उसमें क्लॉट बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, सीटी स्कैन किया जा रहा है, क्यों, ये समझने के लिए कि कहीं लंग में कोई ब्लड क्लॉट्स तो नहीं बन रहे हैं। अगर ब्लड क्लॉट्स लंग्स में बनने लग रहे हैं तो क्या हो रहा है कि कोविड से इंसान इफेक्टेड था, ब्लड क्लॉट्स बन गए, हार्ट अटैक हो गया, स्किन में प्रॉब्लम होने लग रही है, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, लिवर में दिक्कत हो रही है, किडनी में दिक्कत हो रही है, और जिनको क्लॉट है उनकी सिवियरिटी बढ़ती चली जा रही है, राइट। और इसी वजह से यही चीज है जो डेथ का रीजन बन गया। तो जैसे आपको प्रणाली मैम ने बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी का प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनकंट्रोलेबल लग रही है आपको प्रॉब्लम, तो सिटी स्कैन भी करवाया जाए। बट यस, ऑब्वियसली SpO2 लेवल अगर आप चेक कर रहे हो अपना, SpO2 अगर आपका डिप नहीं कर रहा है तो डॉक्टर से कंसल्टेशन लेते रहें। अगर डॉक्टर ने बोला है सिटी स्कैन के लिए तभी कराना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये ध्यान रखना है कि क्लॉट आपके लंग्स में बन सकता है, राइट। तो नाउ देयर आर फ्यू सप्लीमेंट्स जो हमें लेना है, और ये समझ के लेना है कि हम जो सप्लीमेंट ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं। हमारे पास सप्लीमेंट बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे सप्लीमेंट्स को लेते हैं, लेकिन अभी हमको समझना पड़ेगा अलग अलग सप्लीमेंट्स क्यों लेने। सबसे पहला क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल हमको पता है कि छोटी सी झींगुर जैसी मछली होती है। क्रिल ऑयल में क्या है जो आपके बॉडी पे काम करने वाला है इस दौरान, हमारे लंग में जो क्लॉट्स बन रहे हैं, जो ब्लड क्लॉट्स बन रहे हैं, उस पे आपका क्रिल ऑयल काम करेगा, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है EPA और DHA के फॉर्म में। साथ में इसमें फॉस्फोलिपिड भी है। हमें इस टाइम कुछ भी प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन जो हम नहीं बेयर कर सकते हैं वो है टाइम लॉस, राइट। हमें सबसे ज्यादा क्विक इफेक्ट चाहिए बॉडी पे, जल्दी जल्दी एक्शन चाहिए। तो क्रिल ऑयल में फॉस्फोलिपिड है जो कि शरीर में जाके जल्दी से जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत जल्दी अपना काम करना शुरू कर देता है। एंड वैसे भी क्रिल ऑयल हमारी प्राइम कैटेगरी का सप्लीमेंट है, तो हम लोगों ने हमेशा आपको बताया कि प्राइम कैटेगरी के सप्लीमेंट थोड़े सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट्स है। इसमें जो ओमेगा फैटी एसिड है EPA एंड DHA, ये क्या करेगा, आपके ब्लड क्लॉट्स को कम करने में मदद करेगा। सो राइट नाउ डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। अगर किसी को भी लंग में क्लॉट है, फटाफट आपको क्या करना है, क्रिल ऑयल देना है। और डोसेज को आप नॉर्मल डोसेज नहीं रखेंगे कि 1 कैप्सूल दे दिया, 2 कैप्सूल दे दिया, नो। डोसेज को राइट नाउ आपको बहुत ज्यादा
बढ़ा के देना है। मिनिमम 4 to 6 कैप्सूल्स आपको krill ऑयल की देनी जरूरी है ताकि ये जो ब्लड क्लॉट्स है उसको हटा सके। इसके साथ इसमें एस्टाजेंथिन भी होता है जो कि बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ऑब्वियसली हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो रही है, हमें सर्दी खांसी हो रही है, बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो ये जो फ्री रेडिकल का डैमेज है उससे बचने के लिए आपको अगेन krill ऑयल लेना है जिसमें एस्टाजेंथिन है, वो अपना काम जरूर करेगा। हम क्योंकि ये क्रिटिकल कंडीशन है तो मैं आपको एकदम नहीं बोलूंगी कि आप स्टैंडर्ड डोसेज जो हम बोलते हैं 102 कैप्सूल लीजिए, आप कम से कम 4 से 6 कैप्सूल लें रोजाना। खाना खाने के बाद आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि 2-2-2, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद आपने krill ऑयल दे दिया। एक बार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखे, सिटी स्कैन की रिपोर्ट ठीक आने लगे, SpO2 ठीक मेंटेन होने लगे, उसके बाद वापस 1 से 2 कैप्सूल पे जाया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा सप्लीमेंट है वो है करक्यूमिन प्लस, राइट। बहुत पुरानी बातें हैं कि जब सर्दी खांसी होती थी नानी दादी दूध में हल्दी मिला के देती थी, राइट। इस बात से हम लोग अनअवेयर नहीं है, लेकिन अभी हम घर में बैठ के ना हल्दी पाउडर यूज कर सकते हैं, ना हमको इस गर्मी के मौसम में कच्ची हल्दी इतने इजीली मिल सकती है। एंड आई एम वेरी श्योर बहुत सारी जगह कर्फ्यू लग चुका है, लॉकडाउन हो चुका है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, तो हमारे पास इजीएस्ट ऑप्शन है करक्यूमिन प्लस, राइट। करक्यूमिन क्या करेगा? एंटीऑक्सीडेंट है, फ्री रेडिकल डैमेज पे अगेन काम कर रहा है, राइट। एनाल्जेसिक है, दर्द पे काम कर रहा है, बट बेसिक जो हमको इससे फायदा मिल रहा है कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, सूजन को कम कर रहा है। जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम होती है शरीर में अंदरूनी रूप से कई बार सूजन आती है, और इस केस में कोविड के केस में तो हो ही रहा है, तो आप करक्यूमिन लेके अपने शरीर में अंदरूनी जो सूजन है उसको कम करेंगे, क्योंकि जब तक ये एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं होगा, जब तक सूजन अंदरूनी रूप से कम नहीं होगी, तब तक आपके प्रॉब्लम को कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी देता है। एंटीसेप्टिक यानी किसी भी माइक्रोब के अगेंस्ट, भले ही वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, वायरस हो, उसके अगेंस्ट हमारे शरीर को इम्यून करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, राइट। तो ऑल्दो करक्यूमिन के बहुत सारे फायदे हैं, करक्यूमिन के साथ आंवला और पाइपरीन भी है। तो एज यू कैन सी द सेकेंड लाइन, आपके स्क्रीन में थर्ड लाइन आ रहा है कि करक्यूमिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पे भी काम करेगा, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम में काम करेगा। सबसे मेजर प्रॉब्लम है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसमें काम करेगा, आपको इफेक्ट देगा। आंवला है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, फ्री रेडिकल डैमेज को कंट्रोल करेगा। और पाइपरीन है जो कि करक्यूमिन अगर आपने खाया, ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब भी हल्दी दिया जाता है तो उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल दी जाती है कि शरीर में जल्दी से अब्सॉर्ब हो जाए, राइट। तो ये जो पाइपरीन है, काली मिर्च है, ये क्या करेगा? सूजन पे तो काम करेगा ही, आपके करक्यूमिन को बॉडी में जल्दी अब्सॉर्ब कराने में मदद करेगा। तो हमको डिफरेंट बेनिफिट्स तो मिल रहे हैं करक्यूमिन से। करक्यूमिन को लेने का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप सुबह एक ग्लास जो गर्म पानी सुबह पिए, उसमें करक्यूमिन की एक कैप्सूल को खोल के डाल दें, 1 से 2 कैप्सूल एज पर योर चॉइस। आपको नींबू सूट करता है, अगर आप नींबू से एलर्जिक नहीं है तो 2-3 ड्रॉप आपने नींबू पे डाल दी और उसको आप गरम ही पी जाए, राइट। जो हम स्टीम भी ले रहे थे, अगर आप चाहें तो जो स्टीम ले रहे हैं उसमें भी एक करक्यूमिन डाल सकते हैं या फिर तुलसी की ड्रॉप्स डाल सकते हैं और वो स्टीम को आप ले सकते हैं। व्हाई वी आर डूइंग दिस? ताकि इंटरनल सूजन जो है वो कंट्रोल होता रहे, राइट। कितना लेना है करक्यूमिन? पूरे दिन में 1 से 2 कैप्सूल, दिन में 3 बार खाना खाने के बाद। खास ख्याल रखिए कि जो भी आपको डोसेज बताई जा रही है, सही मात्रा में डोसेज लेना इस टाइम पे बहुत जरूरी है। तो ये डोसेज अपने पास प्लीज नोट डाउन करके लिखते रहे। नेक्स्ट है प्रोटीन पाउडर। तो बिफोर आई टॉक अबाउट प्रोटीन पाउडर, आप लोगों को जो मैं सप्लीमेंट्स बता रही वो कब लेना है, प्रिवेंशन, कि हमें कोविड ना हो, हम कोविड के संक्रमण से बचे रहे। ड्यूरिंग कोविड अगर किसी को कोविड पॉजिटिव कोई आ गया है तो वो ले सकते हैं, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आफ्टर कोविड, कि किसी को कोविड पॉजिटिव था
अभी वो कोविड नेगेटिव हो गए हैं, तो क्या क्या लें? ये जो सारे सप्लीमेंट्स हैं ये सारे फेजेस में लिए जाएंगे, बट प्रोटीन पाउडर, अगर किसी को कोविड हो गया है या कोई कोविड नेगेटिव अब हो गया पर पहले पॉजिटिव थे, राइट, जो पेशेंट्स रिकवर कर चुके हैं, उनको प्रोटीन पाउडर देना इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि आप जितने भी लोगों से बात कर लीजिए जिनको कोविड अभी था या पिछले साल था, सब लोग आपको एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बोलेंगे कि हमें लथार्जी बहुत है, नींद बहुत आ रही है, काम नहीं हो रहा है, शरीर में थकान बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा है। इसमें अगर आपका कोई चीज काम कर सकता है तो वो है प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन पाउडर क्या करेगा? प्रोटीन पाउडर आपके शरीर में रिपेयर और मेंटेनेंस में मदद करेगा इस समय, राइट। हर रोज हमारे शरीर में प्रोटीन की जरूरत होती है कुछ क्वांटिटी में, लेकिन हम लोग कितना प्रोटीन लेते हैं कि हमने कभी एक कटोरी दाल ले लिया, उससे काम चल गया, राइट। या फिर अब आई विल रिक्वेस्ट प्रणाली मैम, क्योंकि वो मैम महाराष्ट्र की हैं, तो टू टेल अस कि उधर क्या क्या स्पेशली चलता है, प्रोटीन के क्या क्या चीजें ले सकते हैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो हम लोग दाल खा लेते हैं, स्प्राउट्स खा लेते हैं, मूंग दाल खा लेते हैं, बहुत सारी ऐसे वेरिएंट्स हो सकते हैं जो ले सकते हैं। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम प्रणाली मैम कि क्या क्या और वेरिएंट्स हैं जो आपके रीजन में लिया जा सकता है। ज्यादातर हमारे यहाँ तो दूध, पनीर लिया जाता है। सोया इज अ गुड सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन, सोयाबीन आप ले सकते हो। एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इज मखाना। आई होप सबको पता होगा मखाने के बारे में। इजी भी है, प्रोटीन भी बहुत अच्छा देता है, फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में देता है। तो अगर किसी के घर में सोयाबीन किसी को सूट नहीं करता या सोयाबीन किसी को पसंद नहीं आते, तो दे कैन यूज मखाना। एक कटोरी रोज मखाना भी अगर आप खा लोगे तो इट इज मोर देन इनफ फॉर योर प्रोटीन एंड फाइबर एज वेल। पीनट्स आप खा सकते हो, उसमें भी अच्छा खासा प्रोटीन, अगर कोई पीनट से एलर्जिक नहीं है तो। इवन जो नॉन वेजिटेरियन है दे कैन यूज चिकन, मटन एंड एज वेल एज एग्स अगर आप खाते हो, बट ट्राई टू टेक इट इन अ बॉइल फॉर्म। मतलब कोई भी तला हुआ या तेल डाल के मत खाइए, बॉइल करके उस चीज को खाइए, चाहे वो चिकन हो, चाहे वो मटन हो, चाहे वो एग्स हो। इवन आप सोया चंक्स भी खा सकते हो, या सोयाबीन्स के जो दाने होते हैं उसको भी बॉईल करके आप नमक डाल के स्प्राउट की तरह आप खा सकते हो। पनीर आप ले सकते हो। चने की दाल जो होती है उसकी दाल बना के या उसका चीला आपने बना दिया तो वो भी इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो आप यू कैन यूज दैट ऑल्सो। ओके, तो एज यू सेड चीला बनाना, तो इवन चीला आई गेस हर जगह बहुत कॉमन है, बेसन का चीला। बेसन में भी बहुत अच्छे अमाउंट में प्रोटीन है, वो लिया जा सकता है। लोबिया, चने, राजमा, जितनी भी चीजें हैं आप ले सकते हो। जिन लोगों के एरियाज में एक बहुत कॉमन चीज होती है राजगिरा, कुछ लोग रामदाना भी कहते हैं, उसको आप दूध में डाल के ले सकते हो। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो लिए जा सकते हैं, बट राइट नाउ जरूरी है कि हर मील में, हर समय जो भी आप खा रहे हो, अगर कुछ नहीं तो कम से कम दाल ले लो, कुछ नहीं तो स्प्राउट्स बना लो, राइट। एक समय प्रोटीन पाउडर ले लो, क्योंकि यही आपके रिकवरी में मदद करेगा, आपके बॉडी इम्यून रखेगा, स्ट्रॉन्ग रखेगा। अगर प्रोटीन पाउडर की बात करें, हमारे प्रोटीन पाउडर में 20 अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है, इजी है डाइजेस्ट करना। किसी को छोले, राजमा, लोबिया नहीं भी पच रहा हो, वो भी प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं, उनको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। कितना लेना है? 1 स्कूप आप ले लीजिए। दूध, छाछ, दही, पनीर में ऑब्वियसली जिन लोगों को कोविड की प्रॉब्लम है राइट नाउ, उन दही या छाछ लेने को नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसका तासीर ठंडा होता है, तो आप दूध में, दाल में, जूस में डाल के ले सकते हैं। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट राइट नाउ इज L-arginine। L-arginine के बारे में हमने बहुत बार बातें की हैं। L-arginine में लाइकोपीन, फॉलिक एसिड, विटामिन एंड रिजोविट्रॉल है। तो लेट्स गो बैक टू द स्लाइड जहां हम बात कर रहे थे अबाउट क्लॉट्स एंड इन कोविड, राइट। लंग में क्या हो रहा है? आपके क्लॉट्स बन जा रहे हैं, राइट। ये जो L-arginine है ये क्या करेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने लगता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा तो उसी की वजह से आपके लंग्स में जो क्लॉट्स हैं उनका लिक्विफिकेशन होने लगेगा, वो क्लॉट्स कम होने लगेंगे। अगर आपने सुना हो तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे पे आपका कोविड का प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं है जितना फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ डे पे है, राइट। क्योंकि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ डे पे आपके बॉडी में
लंग्स में क्लॉट्स बनना शुरू हो जा रहे हैं, क्योंकि एक होता है थ्रोम्बोसिस फैक्टर कि हम लोग को, आप जनरली देखिए कहीं भी चोट लगता है, कट लगता है तो क्या होता है, वो चोट भरने लगता है, आपने ऐसे हाथ रख दिया, छोटे बच्चे गिर जाते तो क्या होता है, गिर गए घुटने पे कभी चोट लग गई, वो अपने आप भर जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं। वो जो क्लॉट फैक्टर है वो आपके बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है कोविड के दौरान, इसीलिए हर जगह क्लॉट हो रहा है, खास करके लंग्स में, क्योंकि लंग्स में ये वायरस सबसे ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है ऑब्वियसली, राइट। तो हम एल आर्जिनिन लेके क्या करेंगे, एल आर्जिनिन आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और इसीलिए ये क्लॉट्स को ऑटोमेटिकली मिनिमम रखने में मदद करेगा। ऑब्वियसली ऐसा बहुत सारे केसेस में होगा, क्लॉट्स बनेंगे, लेकिन हमें मिनिमम क्लॉट्स रखने हैं, राइट। तो हमको जैसे ही कोई कोविड पेशेंट आपको पता चल रहा है कि एनीबॉडी इज डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव, अगर उनको अस्थमा नहीं है, अगर उनको पेसमेकर या स्टंट नहीं डला हुआ है, तो एल आर्जिनिन देना फर्स्ट डे से ही शुरू कर दीजिए, जब तक कि वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो जा रहे, क्योंकि लिक्विफिकेशन होना, लंग्स का सही रहना इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। एल आर्जिनिन के अपने भी और फायदे हैं, बट राइट नाउ ये जो लिक्विफिकेशन हो रहा है लंग्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 5 सुपर हार्ट हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपके शरीर में रिकवरी टाइम भी ठीक कर देंगे। कई लोगों को आप देख रहे हो 20-21 दिन में, 1 महीने तक ठीक नहीं हो पा रहे, तो ये आपको जल्दी रिकवर करने में भी मदद करेगा, आपको फिट रखेगा। और साथ में क्योंकि क्लॉट्स बनेंगे लंग्स में, तो आपको ब्लड आपके क्योंकि क्लॉट हो रहे हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, उससे भी आपको बचाए रखने में मदद करता है। कितना लेना है हमको, एल आर्जिनिन 1 सैशे 1 ग्लास पानी में मिला के रोजाना लेना है। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो कि सबको लेना है, कोविड भूल जाइए अभी के लिए, शब्द ही भूल जाइए, अभी आप केवल याद रखिए रेस्पो केयर। रेस्पो केयर अगले 1 साल तक आप कंटिन्यूअस लीजिए, क्योंकि 1 साल पहले हम वेट कर रहे थे कि वैक्सीन आएगी, सितंबर में हमने लाइट ले लिया कि ठीक है अब तो वैक्सीन आ गई, अब सब लगवा लेंगे, सब घूमेंगे, हर जगह हम मॉल्स खुल गए, घूमने वाली जगह खुल गई, मूवी सिनेमास खुल गए। व्हाट इज हैपनिंग 1 साल बाद हम फिर से उसी पोजीशन पे हैं, राइट। हम फिर से अपनी इम्यूनिटी के बारे में सोच रहे हैं, फिर उन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं, हमको नहीं पता 1 साल बाद क्या होने वाला है, राइट। तो 1 साल तक मिनिमम आपको रेस्पो केयर डेली लेना है, आपको आपके घर में सबको, आप जो भी टीनेजर्स हैं उनको भी दीजिए, 12 साल की उम्र से बच्चों को देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेस्पो केयर केवल काम करता है आपके लंग्स पे, अपर पार्ट ऑफ द लंग्स, मिडिल पार्ट ऑफ द लंग्स, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, टीबी, फ्लू, साइनस, लैरिंजाइटिस, हर चीज पे काम करता है और आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। तो ये क्या करेगा, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके लंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें क्या क्या चीजें हैं समझ लेते हैं। दशमूल क्वाथ है जो कि सर्दी खांसी के केस में काम कर रहा है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कंकारी है जो कि ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट दे रहा है, ज्यादा ऑक्सीजन अंदर, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। गिलोय है, इम्यूनिटी पे काम कर रहा है। वसाका है जो कि रेकरेंट इन्फेक्शंस पे काम करता है। तुलसी है जो कि सर दर्द पे काम करता है। पीपली है जो कि कोल्ड कंडीशन में अच्छा है। सौंठ है जो कि अगेन सांस की प्रॉब्लम में काम करेगा। काली मिर्च है जो कि जकड़न, बलगम नहीं बनने देगा, म्यूकस नहीं बनने देगा। इसी में से कुछ चीजें हम अपने काढ़े में डाल रहे हैं, लेकिन रेस्पो केयर में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, तो आपको जल्दी इफेक्ट मिलेगा। जनरली हम लोग रेस्पो केयर 1 कैप्सूल दिन में 3 बार लेते हैं खाना खाने के बाद, बट राइट नाउ फॉर 1 मंथ, 1 महीने के लिए आप 2 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद ले लीजिए। एटलीस्ट तब तक जब तक आपके पास न्यूज नहीं आ रही है, आपको ये पता नहीं चल रहा है कि अब संक्रमण कम हो गया है। 3 लाख से ज्यादा केसेस हर दिन पूरे भारत में आ रहे हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि हम जितना ज्यादा कॉशियस रह सकें अपने स्वास्थ्य के बारे में हम रहें। तो ये सप्लीमेंट्स आपको लेने बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सप्लीमेंट्स को टाइम टू टाइम लेते रहें। एंड लास्ट थिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। बहुत पुरानी चीजें हैं, हम जैसे आयुर्वेदा है या योगा है, इतनी चीजें हैं जो इंडिया से जनरेट हुई हैं, जो आपके रूट्स में है। अब भले वो अनुलोम विलोम हो, प्राणायाम हो, ये चीजें अगर हमें करनी नहीं आएंगी तो किसी को नहीं आएंगी। आजकल बहुत सारे नए फिजियोथेरेपी के टेक्निक्स बन रहे हैं जिसमें लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं जो कोविड पेशेंट्स है। तो हमको क्या करना है, डीप ब्रीथ करना है, ताकि हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती रहे, जो कि इस टाइम में कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होगी।
राइट। तो हमको क्या करना है, इट्स वेरी इजी। आपको पहले ब्रीद इन करना है, इनहेल, स्टॉप, थोड़े देर के लिए रुक जाएं एंड देन एक्सेल, राइट। केवल ऐसे सांस नहीं लेना है, ब्रीद इन करना है, रुकना है 2-4 सेकेंड एंड देन एक्सेल करना है। अगर हो सके तो इसे खुली हवा, ताजी हवा में करें। सुबह और शाम को 2 बार अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपकी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, साथ में आपके बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा और आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते रहेंगे, SpO2 लेवल मेंटेन होने में मदद मिलता रहेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका हमें खास ख्याल रखना है। आई होप हम लोगों ने आपको थोड़ी सी ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो जिससे आप कम से कम सतर्क रह सकें। अगर किसी को कोविड डिटेक्ट भी हो जा रहा है, द ओनली थिंग जो आपको करना है कि इवन इफ यू आर पॉजिटिव, डोंट स्टॉप बीइंग पॉजिटिव। कोविड पॉजिटिव अगर हो भी गए तो पॉजिटिव थॉट्स को नहीं रोकना है। कोई जरूरत नहीं है सर्व करने की कि क्या हो रहा है, कितने लोग की डेथ हो रही है। बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हमें एक चीज और पता है कि जितना ज्यादा हम स्ट्रेस लेते हैं ना, बॉडी उतना ज्यादा डिग्रेड करती है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखना इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर में होम आइसोलेटेड हैं आपके फैमिली मेंबर्स, तो उन लोगों से ऑब्वियसली दूरी बना के रखें। उन लोगों को एंटरटेन रखने का कुछ ना कुछ ऐसा चीज करते रहें ताकि वो ज्यादा डिप्रेस ना हो, ज्यादा थॉट में ना पड़े, एंजाइटी ना हो, क्योंकि एंजाइटी बहुत हो रही है लोगों में, राइट। तो What do you think, प्रणाली मैम? आई नो कि हम दोनों ने ही काफी सारे केसेस अपने क्लोज फैमिली में देख लिए हैं, तो आई होप वी आर ऑल्सो क्यूरेटिंग सम वेज लोगों को एंटरटेन रखने का, एंड आई होप लोग भी रखेंगे। यस, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी जो मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि हमने ये तो बता दिया कि आपको टेस्ट करनी जरूरी है एंड सिम्टम्स के ऊपर ध्यान दीजिए, सप्लीमेंट्स भी बता दिए, बट लास्ट में जो मैम ने बताया है दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये कोविड है फिर भी करनी है, नहीं है फिर भी करनी है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ बीमारी है इसलिए हमें करनी है। और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते वक्त जब मैम ने बोला कि सांस लेना है, रुकना है, देन छोड़ना है, उसके लिए ना आप एक नंबर याद कर सकते हो, दैट इज 454 445 454 454। ये आप नंबर हमेशा ध्यान रखिए। अब ये 454 का मतलब क्या है? जब भी आप सांस लेते हो काउंट कीजिए 1 2 3 4 4 सेकेंड के लिए आपको सांस लेनी है, 5 सेकेंड्स तक आपको सांस छोड़नी है एंड देन वापस 4 सेकेंड्स के लिए सांस को आपको लेना है। ये प्रोसेस में अगर आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करोगे ना तो आपकी ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन रहने के लिए और आपका ब्रीदिंग रेट जो है वो मेंटेन रहने के लिए और आपका पल्स रेट जो है वो मेंटेन रहने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे मिलेगी, बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। तो देखो इसमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है कि मैम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। हमने बहुत ही पार्टिकुलर, बहुत ही कम रेस्ट्रिक्ट करके सप्लीमेंट्स बताई है, सो इसलिए हमने बहुत ज्यादा आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं। जिसक्रिल ऑयल, कर्क्यूमिन, एलार्जिनिन, रेस्पोकेयर, विद सप्लीमेंट बहुत अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इसमें जो मैम ने डोसेस बताए हैं, प्लीज फोकस ऑन दैट डोसेस। उसको बंद मत कीजिए, इसको स्किप मत कीजिए। फोकस को स्किप, डोसेस को स्किप करोगे, कम कर दोगे, या नॉर्मली ऐसे हो जाता है कि मैम अभी तो कोविड चला गया, हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं। डोंट बी लाइक दैट। ऐसे नहीं कि एक बार कोविड हो गया फिर से नहीं होगा, फिर से भी होगा। इट इज नॉट कंपल्सरी एक बार होके चला गया, नो, वो फिर से आ सकता है। तो ईगो हर्ट मत करो आप, क्योंकि वो थोड़ा ईगोइस्टिक पर्सन है, तो उसको जितना दूर रखोगे उतना अच्छा है, जितना उसको पास लोगे वो ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। आई होप कि टेक्निकल पार्ट, सॉल्यूशन पार्ट, एक्सरसाइज पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आई डू अंडरस्टैंड कि चीजों को समझने के लिए एक सेशन काफी नहीं है, डिमांड भी बहुत हाई है। वी वांट कि सारे हमारे जो वेस्टिजियंस है इस चीज को समझे। विल डू दिस सेशन ऑन रेगुलरली बेसिस इन आफ्टरनून टाइम ही, मे बी ये जैसे भी टाइम सुटेबल होता है विल डू दैट सेशन। सो डू अटेंड दैट। डरिए मत, घबराइए मत। हमेशा ध्यान रखिए कि अगर कोविड अभी आपको है भी नहीं ना तो अच्छी बात है, बट दिमाग में यही रखिए कि मुझे कोविड है और उस तरीके से प्रिकॉशंस लीजिए, तब जाके आप मतलब सही रह पाओगे। जैसे हमने जब कोविड आया था मार्च, अप्रैल, मई, जून, तब ये 4 महीने आप देखना कि हम कितना ज्यादा सीरियस थे हमारे हेल्थ को लेके, बाप ले रहे, गर्म पानी पी रहे, सारी चीजें कर रहे हैं,
बट हम एकदम से क्या हो गया, लेजी हो गए, यूज टू हो गए एनवायरमेंट के साथ, चीजों के साथ, हमने सब चीज करना छोड़ दिया, केसेस फिर से बढ़ रही है। सो प्लीज यही समझिए कि आपको कोविड है और उसी वे में हमें काम करना है। क्रील के लिए अल्टरनेटिव क्या होगा? तो क्रील के लिए अल्टरनेटिव वैसे तो है नहीं, बट फिर भी आप सी बॉक्टन का इस्तेमाल कर सकते हो, बिकॉज सी बॉक्टन के अंदर भी आपको ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 चारों प्रकार के ओमेगास है। तो जो लोग वेजिटेरियन है, अगर बिल्कुल ही नहीं ले पा रहे क्रील, गो विथ सी बॉक्टन, गो विथ सी बॉक्टन। और अगर आपको जरा भी लगे कि मैम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की कम हो रही है, देन ऐड नोनी एंड गैनोडर्मा, then you can add noni and ganoderma. So these both I guess there is one more question कि बच्चों को क्या देना है? बच्चों को आप कोलेस्ट्रम दे सकते हैं, क्रिल एंड कोलेस्ट्रम ये दोनों बच्चों को दिया जा सकता है, और इनविगो प्रोटीन ऑब्वियसली है, इनविगो प्रोटीन भी आप दे सकते हैं। यस, और जो मैम ने आपको बताया है कि गर्म पानी का स्टीम लेना है दिन में 3 बार एवरी 6 आवर्स, 6 घंटे में आपको स्टीम लेना। स्टीम करते वक्त उसमें इंश्योर कीजिए कि आप एक करक्यूमिन की कैप्सूल डाल दीजिए और 2-3 तुलसी के ड्रॉप डाल दीजिए। ये दिन भर यूज करोगे तो भी चलेगा, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि एक बार यूज करके फेंक देना है, बट ट्राई कीजिए कि वो एक बात आप खुद ही यूज करें, किसी को यूज करने ना दे, ठीक है। और जो है कि गर्म पानी सुबह उठ के पियोगे, उसमें एक करक्यूमिन की कैप्सूल डाल के घोल के वो पीजिए, फिर बाकी आपका रूटीन जो आप फॉलो कर रहे हैं वो कर ही दीजिए। बट ये जरूर करना, सुबह उठते ही चाय जैसे हम पीते हैं ना, गरम गरम चाय कैसे पीते हैं, वैसे हमें वो करक्यूमिन वाला और लेमन वाला पानी पीना है। लेमन सूट करता है, जरूर डालिए, 2 से 3 ड्रॉप्स ही डालना है। टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगता है, कोई घबराने की बात नहीं है कि कड़वा वगैरह ऐसे कुछ भी नहीं है। तो डू दिस एक्सरसाइज। There are people who are still saying कि बहुत सारे लोग मीटिंग नहीं अटेंड कर पाए। We will do the repeat session। आप लोगों को फिलहाल हम लोग अपनी ईमेल आईडी भेज दे रहे हैं चैट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रणाली मैम, आई रिक्वेस्ट यू कि आप अपना ईमेल आईडी चैट बॉक्स में भेज दें। जरूर अपने फीडबैक्स को हमें भेजें हमारी ईमेल आईडी पे, ताकि हम ऐसे और सेशंस कंडक्ट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग योर फीडबैक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है कि अगले हफ्ते भी वी विल ट्राई कि कंटिन्यूअसली हम ये मीटिंग को करते रहें। वी लुक कि कौन कौन से टाइम पे हम कर सकते हैं। एंड आई होप इस मीटिंग से आपको जो नॉलेज मिली है, आप खुद तो वो नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, अपने आस पास के अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, डाउनलाइंस, प्रोस्पेक्ट सबको भी बताएंगे, राइट? सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आपने बहुत सारे नोट्स लिखे होंगे, ये आपकी की तरफ मत रखिए, इसको सर्कुलेट कीजिए, लोगों को बताइए, आपके टीम में आप मीटिंग्स कीजिए, इसको इस चेन को ब्रेक मत कीजिए, इसको कंटिन्यू रखिए। जो जो चीजें अभी हमने बताई है बस दिमाग में फिट करके उसी को इम्प्लीमेंट करते जाना है, लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना भी है। सो डू रेगुलरली अटेंड द सेशन, डू फॉलो दिस रूटीन। हमने बहुत सोच समझ के ये बनाया है, ऐसे नहीं है कि जो जो अच्छी अच्छी चीजें या ज्यादा पीवी वाली चीजें डाल दी है, ऐसे कोई भी कंसिडरेशन यहाँ पे नहीं है। हमने इतना ही रखा है कि कोविड है, कोविड को हमें जाना है, भगाना है उसको, तो हम क्या करेंगे, राइट? तो प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन दिस थिंग। बहुत सीरियसली बोल रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जो लोग फेस कर रहे हैं वो आप फेस करें। जितना दूर रह सके इस चीज से जितना दूर रहिए। तो इट्स अ वेरी काइंड एंड वेरी अर्ज है आप लोगों से, और बहुत ही काइंड रिक्वेस्ट है सब लोगों से, डू फॉलो दिस वेरी हार्ड एंड बहुत ही दिल से कीजिए, दिमाग से कीजिए और रूटीनली फॉलो कीजिए। सो आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। और हमें ये नहीं चाहिए कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, हमें ये चाहिए कि मैम यस वी हैव बाय दैट प्रोडक्ट, वी हैव कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट, एंड हम लोगों को भी बोल रहे हैं कि ये कंज्यूम करने के लिए आप शुरुआत कीजिए। हमें ये चाहिए, हमें थैंक्स एंड हमें यही हमारा फर्ज है, हमसे जितना होता है हम आपके लिए करेंगे। बट वी वांट कि यस मैम वी हैव परचेस एंड वी आर कंज्यूमिंग। ओनली परचेसिंग काफी नहीं है, उसको कंज्यूम करना भी बहुत जरूरी है। सो डू प्लीज फॉलो दिस रूटीन, यू विल मतलब बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। सो इट्स वेरी काइंड रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, राइट? तो यस सुविधा मैम, सो अगर आपको कुछ कहना है, अदरवाइज विल एंड द सेशन। नो, आई गेस वील वाइंड अप द सेशन एंड आप सभी कम इनटू एक्शन फ्रॉम द इवनिंग इटसेल्फ। शाम से ही जो हमने चीजों को गाइड किया वो करना शुरू कर दे, रोजाना अपने रूटीन में करते रहिए, घर पे रहिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना के संक्रमण से अपने आप को बचाते रहिए।
So thank you everyone. Thank you so much Pranali ma'am for the wonderful explanation of everything. I hope हम लोग Yeah, same here. करते रहेंगे. Yeah, because I can see a lot of people already who are looking forward to the next session. तो हम next session most probably we'll try to do it on Monday. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और ये precautionary steps लेते रहें. So everyone, Thank you. wish you well. Thank you. Bye. Bye bye.